हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का ये होने वाला हमारा डेली पीवाईक्यू नंबर 30 और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। अब आपको जैसा पता भी है कि CSIR नेट जून 2026 का फॉर्म भी आ गया, नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो यहाँ से आज अब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट हमें देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक नोटिस एक ये है कि ये वीडियो MSc जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए, CSIR नेट लाइफ साइंस के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। एनिमल फिजियोलॉजी का ही सेशन होने वाला है। हम डेली हर वीक डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं, उनके PYQ को डिस्कस करते हैं। आज हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट वीक दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला PYQ नंबर 30। इसके पहले हमने इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, उसके अलावा हमने आपके बायोकेमिस्ट्री, इनसे रिलेटेड PYQ को डिस्कस किया है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ नंबर 30 को, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे, डिटेल सॉल्यूशन एंड टाइम सेविंग टिप्स को देखेंगे। लास्ट 10+ ईयर के ये PYQ होते हैं, तो आप दिन में कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली ये 15 मिनट की लगभग वीडियो होती है और ये डेली मॉर्निंग में अपलोड हो जाती है, जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उनके जवाब दीजिएगा और उसके अलावा जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं उनके नंबर भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द पीनियल ग्लैंड एंड द सर्कार्डियक रिदम। तो पीनियल ग्लैंड एंड सर्काडियम रिदम से क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे किस रिलेशनशिप, इन दोनों के रिलेशनशिप को कौन सा ऑप्शन सबसे सही बताता है। तो देखिए, सर्काडियक रिदम जिसे कहते हैं, इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ये हमारे स्लीप अवे साइकिल को डिस्कस मतलब कि इंक्रीज करता है या फिर मेंटेन करता है, उनके लेवल को चेकआउट करता है कौन, पीनियल ग्लैंड। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। तो द पीनियल ग्लैंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन सर्काडियम रिदम। तो ये ऑप्शन में नो कह दिया है, तो ये तो ऑप्शन गलती कह दिया पहली बात तो, क्योंकि नो तो होता नहीं है, रिलेशनशिप तो होता है पीनियल ग्लैंड का सर्काडियक रिदम से। इट रेगुलेट्स द सर्काडियक रिदम थ्रू द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई स्टेटमेंट जो कह रहे हैं ये किसी हद तक ठीक है। इसके अलावा भी वो पढ़ते हैं, इट डिसरप्ट द सर्काडियक रिदम बाय इंक्रीजिंग द सेरोटोनिन लेवल। तो ये ऑप्शन भी गलत बोल रहा है। सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन आपका हैप्पी हार्मोन होता है और ऐसा नहीं करता कि इसको इंक्रीज करके ये सर्काडियक रिदम को डिसरप्ट नहीं करता, जबकि इसको डिक्रीज करता है। सेरोटोनिन लेवल जब डिक्रीज होता है तब आपका मेलाटोनिन बढ़ता है और उससे क्या होता है कि आपको नाइट में नींद आती है। इस सिंक्रोनाइजेस सर्काडियन रिदम विथ एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, ये लाइट सेंसिटिव होता है। जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है लाइट सेंसिटिव होती है। अगर मॉर्निंग की लाइट आप देख रहे हैं तो आपका मेलाटोनिन बहुत कम सीक्रेट होगा, जिससे कि आपको नींद कम आएगी। इसकी जगह हम अपोजिट रात में बात करें, नाइट के टाइम पे, तो नाइट पर अगर आपको देखेंगे तो आपकी लाइट क्या होती है, लाइट का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जब लाइट का लेवल कम होता है तो आपका क्या होता है, पीनियल ग्लैंड क्या करती है, मेलाटोनिन जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा सिक्रेट करती है। कब, आपके नाइट में सिक्रेट करती है। कौन सी ग्लैंड करती है आपकी, वो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बहुत सही ऑप्शन कह रहा है कि इट रेगुलेट द सर्काडियक रिदम थ्रू द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को रिलीज करके सर्काडियक रिदम को मेंटेन करता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सो रहा है। मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। यानी मेलाटोनिन जो होता है वो आपके कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके सिंथेसाइज करते हैं। पहला कहा डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन। डोपामिन की बात करते हैं तो डोपामिन जो होता है ये आपका क्या होता है कि ये हैप्पी हार्मोन जिसे कहते हैं, या फिर आपका जो आपको एक डीप हैप्पीनेस प्रदान करता है, देता है, वो उसे हार्मोन कहते हैं। सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिंथेसाइज करवाता है मेलाटोनिन का। ये सही ऑप्शन है। इसी की वजह से क्या होता है, इसके इनहिबिशन से मेलाटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन का भी कोई यहाँ पे रोल नहीं, क्योंकि इसका रोल किस में होता है, आपका बोन में कैल्शियम फॉर्मेशन के दौरान, और आपका जो आपका साइकिल होती है बोन में कैल्शियम को रेगुलेट करने की, वो वाली उसमें रोल होता है नॉरएपिनेफ्रिन का। और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी आप इसका रोल होता है। एसिटाइलकोलिन की बात करें तो ये आपका जो होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपकी किडनी के ऊपर होती है, एड्रिनल ग्लैंड में, वहाँ पे रोल प्ले करता है एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सेरोटोनिन हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, उसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा।
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लाइट एक्सपोजर ऑन मेलाटोनिन लेवल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तुरंत कि इंक्रीज लाइट अगर लेवल होगी तो मेलाटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर लाइट का लेवल इंक्रीज करेंगे और उसकी जगह अगर हम डिक्रीज करेंगे लाइट का लेवल तो क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज लाइट एक्सपोजर हो रहा है तो डिक्रीज मेलाटोनिन प्रोडक्शन, ऑप्शन ये सही है। नो इफेक्ट ऑन मेलाटोनिन लेवल बिल्कुल गलत, इफेक्ट होता है। इंक्रीज मेलाटोनिन प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होता। इट कॉज द सर्ज मेलाटोनिन एट नाइट, ये ऑप्शन सही कह रहा है, लेकिन इसके हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लेवल पूछ रहा है, ये आपका रिजल्ट बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है, और ये आपका क्या बता रहा है, ये इफेक्ट, तुरंत इफेक्ट बता रहा है कि क्या होता है। तो इस वास्ते ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे शो रहा है, उसका भी जवाब दीजिएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डायरेक्टली रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ पीनियल ग्लैंड। तो एक्टिविटी ऑफ पीनियल ग्लैंड की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायरेक्ट रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी को। उसकी जगह थैलेमस की बात करें तो ये आपका T3 एंड T4 लेवल को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस भी इसमें नहीं ऑप्शन होगा, एमिगडाला भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा। जो सही ऑप्शन है वो हाइपोथैलेमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई T4 थायरॉक्सिन हैज़ लॉन्गर हाफ लाइफ इन सर्कुलेशन ऑफ कम्पेयर टू T3 थायरॉक्सिन। यानी जो T4 का थायरॉक्सिन होता है वो क्यों उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, मतलब हाफ लाइफ ज़्यादा मतलब कह रहा है कि T4 का लेवल ही हमेशा T4 को ही प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे ज़्यादा T4 ही पाया जाता है, T3 बहुत कम पाया जाता है हमारे शरीर में। तो यहाँ हम ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है पहला ऑप्शन T4 इज़ मोर बायोलॉजिकल एक्टिव देन T3 सो इट परसिस्ट लॉन्गर इन टिश्यू। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत कह रहा है। T4 जो होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव होता है वो हमारा T3 होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन T4 की पाई जाती है, और इसका रीज़न हमारा अभी आगे का ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा होता है वो T3 होता है, मतलब कि T3 के पास ज़्यादा पावर होती है, T4 के पास कम होती है, लेकिन T4 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसी वजह से ज़्यादा पाया जाता है, T3 कम पाया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत से लोग इस ऑप्शन में कन्फ्यूज होंगे। टू बोल रहा T4 बाइंड मोर टाइटली टू प्लाज्मा प्रोटीन सच एज थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन रिड्यूसिंग इट्स क्लियरेंस रेट। सेकंड ऑप्शन के बारे में अब बात करें तो देखिए T4 क्या होता है, वो बेसिकली लीवर और किडनी में अगर सिंथेसाइज हो रहा है तो T4 के पास क्या होता है कि अगर T4 अगर है तो उसके पास क्या होता है कि आयोडीन के 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब आयोडीन के 4 ग्रुप प्रेजेंट हो जाने के साथ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक भी एरिया क्या होता है कि खुला नहीं होता, फ्री नहीं होता, जिससे कि ये बाहर निकल, मतलब कि इससे कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो पाए और जिससे कि ये बाहर निकल पाए। इसमें क्या होता है कि बहुत कम 0.03 या 0.04% ही एरिया केवल खाली होता है किसी दूसरे ग्रुप के अटैच होने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये केवल एक भी एरिया इसका खाली नहीं होता है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन TBG यानी टायरोसिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन से बहुत टाइटली अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है किडनी जो होती है और या फिर लीवर जो होती हैं इसको अपने से बाहर नहीं निकाल पाती, शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती T4 को। और जब T4 को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती तो ये हमेशा किडनी के अंदर या फिर शरीर में ही रहेगा, तो ये क्या होता है इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। उसकी अगर T3 की बात करें तो T3 में क्या होता है कि आयोडीन के केवल 3 ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एक एरिया खाली होता है, तो इससे दूसरा ग्रुप आकर अटैच हो जाता है और ये वापस क्या होता है कि दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, जिससे इसका हाफ लाइफ कम हो जाती है थायरॉक्सिन की। तो इसी वजह से क्या होता है कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि T4 में एक भी एरिया खाली नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है टाइटली बाइंड होता है TBG से, और उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी लीवर से और किडनी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता। उसकी वजह से क्या होता है ये मोर सस्टेन होता है, इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद करें T4 इज सिक्रेटेड प्राइमरी इन द एक्टिव फॉर्म एंड नॉट मेटाबोलाइज्ड इन पेरिफेरल टिश्यू। तो ये कोई सेंस ही नहीं बनाता कि पेरिफेरल टिश्यू मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, बिल्कुल मेटाबोलाइज होगा पेरिफेरल टिश्यू में, वरना T4 बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे पाया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। T4 इज स्टोर्ड इन वेसिकल विद इन द ब्लड स्ट्रीम प्रिवेंटिंग एंजाइम डिग्रेडेशन। तो T4 को स्टोर नहीं किया जाता ब्लड स्ट्रीम में, इसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं बिल्कुल भी स्टोर किया जाता, इसको स्टोर किया जाता फॉलिकल्स में। फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं हमारे लीवर में, तो उनमें स्टोर किया जाता है। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत बोल रहा है, तो सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका भी आंसर दीजिएगा। यहाँ कह रहे हैं गिवन बिलो सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयोडीन मेटाबॉलिज्म इन थायराइड सेल। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रहा है आयोडीन के लिए, आयोडीन के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा सही होगा। द सोडियम आयोडेट सिम्पोर्टर NIS ऑन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयोडीन इनटू फॉलिकुलर सेल्स। तो बात करें फॉलिकुलर सेल्स की, तो फॉलिकुलर सेल्स में यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे NIS यानी सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि सोडियम अगर आपका बाहर निकलता है या फिर सोडियम साथ में अंदर जाता है, सॉरी सिम्पोर्टर की बात कर रहा है ना, तो सोडियम अगर अंदर जाता है साथ साथ ये
आयोडीन को भी लेके जाता है। तो आयोडीन को लेके जाता है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है आयोडीन का फॉलिकुलर सेल में, किससे, आपके बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से लेके फॉलिकुलर सेल्स में आपका सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर के माध्यम से आयोडीन का इनटू फॉलिकुलर सेल्स में आपका क्या करवाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है आयोडीन का। इसी से क्या होता है, आयोडीन फॉलिकुलर सेल्स में आता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड बोल रहा पेंड्रीन हेल्प्स टू इफ्लक्स ऑफ आयोडीन इनटू कोलाइड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स। तो पेंड्रीन जो होता है वो आपका क्या करता है, जैसे कि आपकी फॉलिकुलर सेल्स है तो यहाँ से क्या करता है कि आपका आयोडीन का इफ्लक्स करवाता है। इफ्लक्स करवाता है यानी आयोडीन यहाँ पे जो प्रेजेंट था उसको बाहर निकालता है और कहाँ ले आता है, कोलाइड में ले जाता है फॉलिकुलर सेल्स के। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। पेंड्रीन की हेल्प से ही आयोडीन इफ्लक्स होता है, कोलाइड में जाता है फॉलिकुलर सेल्स के। उसके बाद कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू आयोडाइड टू आयोडीन इज कैटलाइज्ड बाय थायराइड पेरोक्सीडेज टीपीओ। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही कह रहा है। जो यहाँ पे अब आपका इस जगह पे कोलाइड में जो आपका प्रेजेंट है यहाँ पे आयोडाइड, तो इसको क्या करता है, आयोडीन को जो थायराइड पेरोक्सीडेज होता है वो क्या करता है, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, सी वाला भी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनहिबिट द आयोडीनेशन ऑफ थायरॉक्सिन रेसिड्यूज। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये इनहिबिट नहीं करता है। ये क्या करता है, जब बहुत शरीर को जब मतलब कि एकदम T4 की ज़रूरत नहीं होती तो उसके बाद T4 का जब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपका ये इनहिबिट हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेल्प करता है आपके रेजिड्यू बनाने के लिए T4 के ब्रेक डाउन करके। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, B एंड C ही सही होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है तो ऑप्शन A, B, C फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसका भी आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेव्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद, यानी ग्रेव्स डिजीज जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट होता है। तो ग्रेव्स डिजीज की बात करें तो वो आपका इनसफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, इनसफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ बात करें कि इनसफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स कह रहा है तो ये आपका हाइपोथायराइड कंडीशन आ जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपका थायराइड का लेवल एकदम गिर जाता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ग्रेव्स डिजीज हाइपोथायराइडिज्म से नहीं होता है, इनसफिशिएंसी से नहीं होता। इनसफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो इससे भी नहीं होता। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का आपके ग्रेव्स डिजीज से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या होता है, ये कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन आपका T4 बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें ग्रेव्स डिजीज होती है, जिसे घेंगा भी कहते हैं। एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, तो ग्रोथ हार्मोन्स का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ये ज़ायगोटिज्म वाली कंडीशन में होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसे सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, सही हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसका आंसर अब दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, अ साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेटेड रोल ऑफ थायराइड हार्मोन इन अ रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक रेट इन माइस। ठीक है, माइस वर ट्रीटेड विथ थायराइड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट एंड देयर मेटाबॉलिक रेट्स वर मेजर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम वुड बी एक्सपेक्टेड इफ थायराइड हार्मोन्स प्ले अ रोल रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ क्या बोला कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थायराइड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट का यूज़ किया। एंटागोनिस्ट यानी एंटागोनिस्ट उसे कहते हैं जो कि इनहिबिट कर दे किसको, आपके T4 या फिर T3 लेवल को, किसमें, आपके माइस में। तो इन्होंने ऐसा हार्मोन यूज़ किया जिसको जो जाके एंटागोनिस्ट इनहिबिट कर दे रहा है T4 एंड T3 लेवल को, किसमें, माइस के। तो वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट्स में माइस के क्या मतलब कि आउटकम हमें देखने को मिले उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट विथ थायराइड हार्मोन्स अगेंस्ट ट्रीटमेंट विथ द थायराइड हार्मोन्स अगेंस्ट एंटागोनिस्ट। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत मतलब कि लिख गया है यहाँ पे, तो इस ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग यहाँ पे लिख गया, स्टेटमेंट गलत लिख गई है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेज आफ्टर ट्रीटमेंट विथ थायराइड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट। तो मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जा रही, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन बोली, लेकिन आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिक रेट रिमेन्स अनचेंज, तो ये बिल्कुल गलत बोला। अनचेंज यहाँ लिख दिया तो इसी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जब T4 T3 लेवल कम कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल मतलब कि रिएक्शन तो होगी, या तो ज़्यादा हो जाएगी मेटाबॉलिक रेट या तो कम हो जाएगी। तो यहाँ तो अनचेंज बोल रही है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट फ्लक्चुएट अनप्रिडिक्टेबली आफ्टर ट्रीटमेंट विथ थायराइड हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो अनप्रिडिक्टेबली नहीं,
प्रिडिक्ट होती है पहले से ही कि T4 T3 को अगर हम कम करते हैं तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। T4 T3 क्या करते हैं, आपके BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आउटकम 2 होगा, यानी आउटकम 2 हमें मिलेगा जब हम ऐसा कंडीशन डालेंगे माइस में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर दीजिएगा। Within the thyroglobulin molecule, the oxidative condensation of one monoiodothyroxine and one diiodothyroxine primarily yield with hormone and byproduct। यानी आपका इन्होंने क्या किया, एक एमआईटी यानी मोनोआइडोथायरॉक्सिन यानी आपके आयोडीन के एक मॉलिक्यूल को, और डाई आयोडोथायरॉक्सिन यानी डीआईटी आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल को मिलाया साथ में। इन दोनों को मिलाने पे इनको क्या मतलब कि रेजिड्यू मिला, यानी आप इन दोनों को मिलाने पे आपका एक तो पहली बात इनसे प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है, और उसके बाद एक मतलब कि किनारे का या फिर रेजिड्यू प्रोडक्ट क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। ये तो प्राइमरी प्रोडक्ट एक बनेगा, उसके साथ ही साथ आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो बाई प्रोडक्ट पे मेनली फोकस है। तो थायरॉक्सिन एंड थायरोसिन तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि T4 एंड T3 आपको दोनों एक साथ मिल जाए ये मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 MIT मिल रहे हैं, एक MIT मिल रहा है और 2 आपके DIT मिल रहे हैं। तो 2 और 1 3 यानी ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन मिलेगा एंड एलानिन। तो एलानिन यहाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है एलानिन बनता है। और 2 MIT और एक MIT एंड 2 डाई आयोडोथायरॉक्सिन मिलाने से ट्राई बनता है, 3 बनते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड टायरोसिन। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट तो सही बोल रहा है, लेकिन जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो ऑप्शन के यहाँ पे क्या कर दे रहा है, गलत कर दे रहा है। यानी थायरॉक्सिन नहीं होगा, एलानिन होना तो सही हो जाता। रिवर्स T3 एंड एलानिन ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये आपका ब्रेकडाउन से बनता है T4 T3 के। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो आज का यहीं पे हमारी पीपीटी ख़त्म हो गई है, और लास्ट में एक मोटिवेशन कोट ये है आपके लिए कि वी कैन नेवर अचीव ग्रेटनेस अलोन, यानी हम साथ में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते महानता को। तो इसीलिए मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए। तो इसी वजह से आपको से मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो हो और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आएँ जिनसे कि आप प्रॉपर अपने लेवल को बूस्ट दे सकें। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मॉर्निंग में डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन से रिगार्डिंग, उसके आंसर से रिगार्डिंग, एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो आगे के फ्यूचर के एग्जाम में। और ये पूरे वीडियो की PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और किसी भी PDF के लिए कोई भी आपको मतलब कि रुपीज़ नहीं देने होंगे। तो मिलिए, इससे ज्वाइन जरूर हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए PYQ सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर सभी को।